सुप्रभात मित्रों, मैं दिलीप चौधरी, आप मेरे साथ उपस्थित है सुजस एकेडमी पर। और आज मैं आपके लिए जो इतनी रोचक कहानी लेके आया हूं वो कहानी प्रेम, वीरता, शौर्य सारे मिश्रण रूप से आपको सुनाई जा रही है। और ये कहानी केवल और केवल ऐतिहासिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ी महत्वपूर्ण रही उस दौर में, क्योंकि उस दौर में एक तरफ दिल्ली का शासक और एक तरफ राजस्थान का शासक, और राजस्थान के एक छोटे से क्षेत्र का राजा जालौर के राजा कानरदेव चौहान और दूसरी तरफ दिल्ली का बड़ा शहंशाह अलाउद्दीन खिलजी। और उन दोनों के बीच का जो टकराव हुआ, उस टकराव का जो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है, उस तरीके को आप देखते हुए मुझे लगता है कि बड़े प्रसन्न होंगे और आपको लगेगा कि ऐतिहासिक रूप से हमने आपको एक बहुत अच्छी चीज सुनाई है। धन्यवाद मित्रों। आबाद कवे कूचो कूचो पन्नारी जामण सागण राही प्रतापरी मां भागण जागी आग अठे रण मिल गया राग विराग अठे तलवार गिरण खेता में इतिहास मंड्यो डारेता में चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी वो जोधो दुर्गा दास जबर भिड़ली नी दिल्ली शू टक्कर ही कूक झलमियो भामासा गाना दी पूरी मनलासा धरती धोरारी 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 आतो सुलगाने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। सूरज कण कण में चमकावे
मित्रों, जालौर दुर्ग का निर्माण नागवट फर्स्ट ने करवाया था और इस पहाड़ी का नाम सुवर्णगिरी, कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये जो पहाड़ी थी, इसके आसपास जाल के वृक्ष अधिकता से पाए जाते थे, इसीलिए इसे जालौर के नाम से या जाबालीपुर के नाम से या जालहुर के नाम से जाना जाता था। सोनगरा चौहानों का शासन मित्रों यहाँ 1181-82 में शुरू होता है, जब नाडौल शाखा के चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित करते हैं। और कीर्तिपाल चौहान के बाद यहाँ उदय सिंह, चाचक देव, सामंत सिंह और इस प्रकार से कई शासकों ने लगातार शासन किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के ताकतवर होने पर सामंत सिंह चौहान ने अपना राज्य अपने बेटे कान्हड़देव चौहान को सौंपकर और वह संन्यास लेकर चला गया। तो मित्रों, ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत में बड़ी परेशानियां चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में बलबन वंश को समाप्त कर फिरोज खिलजी ने उसके बेटे क्यूमर्स को मार दिया था और खिलजी वंश की नींव डाली थी। फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी जो था, उसके उदारवादी स्वरूप से नए खिलजी वंश के जो नवयुवक थे वो संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे जिस प्रकार से तुर्कों ने उनको बढ़ावा दिया था, इसी प्रकार से वो भी अपनी नस्ल को ही बढ़ावा दें। तो ये जो फिरोज खिलजी था, ये उनकी बातों से सहमत नहीं था, इसलिए फिरोज खिलजी ने एक नई व्यवस्था शुरू की। इसने योग्यता के आधार पर पदों को देना शुरू किया, जिससे खिलजी लोग इससे असंतुष्ट हो गए और उसी समय मंगोलों का दिल्ली पर बड़ा भयंकर आक्रमण हुआ, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नेतृत्व में लेकर विफल कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी की चर्चाएं पूरी दिल्ली सल्तनत में होने लगी। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जिसका बचपन का नाम अली गुरसप था। याद रखना बच्चों, जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसी की पुत्री के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह भी किया था और मंगोलों से लड़ने की अनुमति लेकर अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से पूछकर चला गया। और उसके बाद मंगोलों पर जो विजय प्राप्त उसने की, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मंगोलों ने हमारे भारत को बहुत परेशान कर रखा था और मंगोल बहुत ताकतवर लोग थे और उनको हरा करके अलाउद्दीन खिलजी की वाहवाही होने लगी। उसके बाद मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन ने कड़ा या इलाहाबाद की सूबेदारी दे दी। कड़ा की सूबेदारी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और उस देवगिरी पर जब उसने आक्रमण किया तो वहां से अकूत धन संपदा वो लाया, साथ में कोहिनूर हीरा भी लेकर आया। जब उसने दक्षिण पर अभियान किया तो इस बात से क्रुद्ध होकर जलालुद्दीन खिलजी उसके पास कड़ा मिलने गया, लेकिन कड़ा में उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं, उतने नोकीले भी हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं, लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है।
जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था। शाबाश, खुशबाश। ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। और ये पत्थर, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह सुभान अल्लाह, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है। ये आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर, आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों ये मजाक छोड़ो। अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब दो। ये क्या किया तुमने? हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, अच्छा जान हमारी जान। बुलंद। तो आखिर आपने सल्तनत से बगावत करी ना? इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा खुसरो? इतिहास इसे वक्त का तकाजा कहेगा। सही फरमाया आपने। जलालुद्दीन को मारकर अलाउद्दीन का निरंकुश शासन शुरू होता है और अब शुरू होता है अत्याचार का दौर। दूसरे धर्मों पर जबरन क्रूरता और दूसरे धर्मों पर व्यापक रूप से नरसंहार। और इस दौर में अलाउद्दीन खिलजी अपनी ताकत लगातार अपने सैन्य सुधारों से बढ़ा रहा था और दूसरी ओर थी राजस्थान की स्वाभिमानी रियासतें चित्तौड़गढ़, जालौर और रणथंभौर। इन तीनों ही रियासतों के राजा बहुत बड़े ही स्वाभिमानी थे। बात है 1298-99 की और अलाउद्दीन अपनी सेना को भेज देता है सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए और अपने छोटे भाई उलुग खां को इसका नेतृत्व सौंपता है। साथ कुछ मंगोल साथी थे, मोहम्मद शाह और कहब्रू। मित्रों, मोहम्मद शाह नाम का जो इसका मंगोल सेनापति था, वो मंगोल सेनापति इसकी बीवी चिमना बेगम से प्रेम करता था और चिमना बेगम उससे प्रेम करती थी। मित्रों, जब अलाउद्दीन को इस बात का पता लगता है तो वह उसको वहीं पकड़ने के लिए आदेश दे देता है, लेकिन मोहम्मद शाह को इसकी खबर मिल जाती है और मोहम्मद शाह उससे पहले ही उसके सैनिकों से जालौर के पास झगड़ना शुरू कर देता है और धन की लूटपाट के चक्कर में इनका जो झगड़ा था, उसी दौर में जो जालौर का शासक था कानड़देव चौहान, वो अपने सेनापति जैता देवड़ा को भेजता है और जैता देवड़ा इनकी सेना पर आक्रमण करके इनका काफ़ी धन लूट लेता है। जब अलाउद्दीन को इस बात का पता लगता है तो वह बड़ा क्रोधित होता है और अलाउद्दीन अपनी सेना से आदेश देता है कि वो तुरंत जालौर की ओर कूच करे और जालौर के सैनिकों को सबक सिखाए। और इस क्रम में सबसे पहला जो भेजे जाने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी सेना लेकर जालौर पे कूच कर देता है, लेकिन जालौर की सेना उसको बुरी तरह से हरा देती है और ऐन उल मुल्क मुल्तानी कानड़देव से कहता है कि यदि आप मेरे साथ दिल्ली चलें तो मैं आपकी अलाउद्दीन से बड़ी अच्छी मित्रता करवा सकता हूं। और वह मित्रता के छलावे में लेकर कानड़देव चौहान को दिल्ली ले जाता है। दिल्ली जाने पर अलाउद्दीन के दरबार में कानड़देव अपनी स्थिति बड़ी तुच्छ पाता है, क्योंकि अलाउद्दीन हिंदू शासकों को, राजपूत शासकों को
कुछ भी नहीं मानता था। जब उसे अपनी हीन स्थिति महसूस होती है तो वह उस दरबार से निष्कासित होने के लिए सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका बेटा जो वीरमदेव चौहान था, उसका दौर शुरू होता है प्रेम का। वीरमदेव चौहान का प्रेम प्रसंग शुरू होता है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के साथ। फिरोजा वीरमदेव चौहान से, जो एक राजपूत राजकुमार था, प्रेम करने लगती है और फिरोजा प्रेम में इतनी अंधी हो जाती है कि वो धर्म विचारधाराओं से कहीं दूर निकल जाती है और वो वीरमदेव पर शादी के लिए दबाव बनाती है। लेकिन वीरमदेव तुर्क कन्या से विवाह नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपने पिता को सारा किस्सा बता देता है और पिता कानड़देव चौहान उसे रातों रात लेकर सीधे जालौर आ जाता है। मित्रों, उनके रातों रात जालौर आने पर अलाउद्दीन बड़ा क्रोधित हो जाता है और अलाउद्दीन कहता है कि कानड़देव की इतनी हिम्मत जो मेरे दरबार से मुझे बिना सूचना दिए निकल जाए। तो अलाउद्दीन क्रोधित होकर सारी जानकारी लेता है तो पता लगता है कि फिरोजा उससे प्रेम करती है। तो वीरमदेव से रिक्वेस्ट की जाती है अलाउद्दीन के द्वारा कि आप फिरोजा के साथ शादी कर लीजिए, लेकिन वीरमदेव चौहान शादी करने से इनकार कर देता है और उसके बाद दौर शुरू होता है दोनों शक्तियों के टकराव का। एक तरफ समूचे भारत का सम्राट था और दूसरे तरफ एक छोटी सी रियासत जालौर के राजा। लेकिन छोटी सी रियासत जालौर के राजा इतने बड़े सम्राट की बातों को नहीं मान रहे थे, क्योंकि वे स्वाभिमानी थे और अपने स्वाभिमान से जीना चाहते थे, स्वाभिमान से मरना जानते थे। तो ऐसे राजा कानड़देव चौहान अपने बेटे वीरमदेव चौहान को अपने साथ लेकर और युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब अलाउद्दीन का आक्रमण अवश्य होगा। अलाउद्दीन जालौर के लिए अपनी सेना तैयार करता है और उधर से जो शीतलदेव चौहान था, कानड़देव चौहान का भतीजा, वीरमदेव चौहान के साथ मिलकर अलाउद्दीन से डटकर संघर्ष के लिए अपनी सेना को तैयार कर लेता है। मित्रों, याद रखिएगा, जालौर पहुंचने से पहले सेनाओं को सिवाना पार करना होता था और सिवाना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हल्देश्वर की पहाड़ियों के ऊपर वीर नारायण पवार द्वारा बनाया गया एक सुदृढ़ दुर्ग था और उस दुर्ग की रक्षा कर रहा था शीतलदेव चौहान, जिसका पूरा कद काठी अगर हम देखें तो हाथी जैसी थी। शीतलदेव चौहान अपने भाई सोम के साथ सिवाना की रक्षा के लिए तत्पर था और उधर अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति नाहर खां मलिक और खांद्रा भोज को जालौर पर आक्रमण के लिए भेजता है। लेकिन उन्हें सबसे पहले सिवाना से लड़कर जाना था, क्योंकि सिवाना जालौर के दुर्ग की कुंजी थी और वहां पर कानड़देव का भतीजा सातलदेव शासन कर रहा था। तो जब उसका आक्रमण सिवाना पर हुआ, ये घटना थी 1308 की, तो अलाउद्दीन इस आक्रमण में सफल नहीं हो सका और उसने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग का घेरा डालने के लिए कहा। कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग का घेरा डाला, परंतु वह फिर भी असफल रहा। तो कमालुद्दीन गुर्ग और अलाउद्दीन अब छल कपट में लग गए और छल कपट में उन्हें एक विश्वासघाती सैनिक भाईले पवार मिला, जिसको उन्होंने दुर्ग देने का लालच दिया। उसने दुर्ग के लालच में, जो सिवाना के किले में जल का एकमात्र स्रोत था भांडेलाव तालाब, उसमें गौबांस मिला दिया। अब राजपूतों के पास पानी का कोई स्रोत नहीं था, रसद सामग्री भी खत्म हो रही थी, अतः राजपूतों ने भूख से मरने के बजाय लड़कर मरना ज्यादा पसंद किया और राजपूत सोनगरा चौहानों ने अपना साका खोल दिया। सातलदेव चौहान और उसका भाई सोम लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और दुर्ग में महिलाओं ने जौहर किया। दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है और इस दुर्ग को अलाउद्दीन कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप देता है और दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख देता है। अब अलाउद्दीन कुछ समय के लिए दिल्ली चला जाता है और 1310 में पुनः जालौर की ओर बढ़ता है, लेकिन जालौर पर उसने आक्रमण के लिए अपने सेनापति मलिक नायब को भेजा और मलिक नायब की सेना रास्ते में
गांवों को, कस्बों को लूटती हुई सिवाना से आगे निकलकर जालौर की ओर पहुंची। मुस्लिम सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध कानड़देव चौहान के आह्वान पर सभी राजपूत सैनिकों ने खिलजी सेना पर मलकाना के पास भयंकर आक्रमण किया और इस युद्ध में खिलजी का सेनापति शम्स खां और उसकी पत्नी बंदी बना लिए गए। युद्ध का समाचार जब दिल्ली पहुंचा तो अलाउद्दीन को बड़ा क्रोध आया और वह जालौर पर चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। जालौर पर उसने अपने सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग पर घेरा डालने का काम सौंपा, लेकिन लंबे समय तक घेरा डाले रखा गया, लेकिन कानड़देव चौहान डिगा नहीं। इस समय ऐसी स्थितियों को देखकर अलाउद्दीन को लगा कि अब कहीं ना कहीं छल कपट की आवश्यकता है, तो अलाउद्दीन छल कपट में लग जाता है और अलाउद्दीन एक ऐसे लोभी व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति बीका दैया को पकड़ लेता है जिसको जालौर का किला चाहिए था, और बीका दैया दुर्ग के लालच में कानड़देव चौहान को एक ऐसी रहस्य बता देता है जिससे जालौर का किला फतेह किया जा सकता था। वो रहस्य यह था कि जालौर के दुर्ग की दीवार एक साइड से कच्ची थी और ये किसी को नहीं पता था कि वह कौन सी साइड है जो कच्ची है। अतः जब इस बात को अलाउद्दीन को बताया जाता है तो अलाउद्दीन दुर्ग के दीवारों पर चारों तरफ पानी का छिड़काव करवाता है और राई की बारिश करवाता है। उन छिद्रों में राई धंस जाती है और फिर वह धीरे धीरे उगने लगती है, तो अलाउद्दीन को पता लग जाता है कि कौन सी जगह से दीवार कच्ची है और रात के समय सारे सैनिक दुर्ग के अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। और यह ऐसा दुर्ग का मोर्चा था जहां से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई शत्रु सेना आएगी, इसलिए कानड़देव ने यहाँ सैनिक नियुक्त नहीं कर रखे थे। लेकिन जब इस बात का पता बीका दैया की पत्नी को लगता है तो वह बीका दैया को मार देती है और इसकी सूचना तुरंत कानड़देव तक करती है। लेकिन जब तक कानड़देव को सूचना मिलती तब तक सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुका था और कानड़देव चौहान अपनी सेना को तैयार करके उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध के फलस्वरूप वही होना था जो अंत में होना था। सच्चे दिल से हाथ उठाकर, सच्चे दिल से हाथ उठाकर जयकार करो उन शेरों की। तोपों से तलवार भिड़ी वो दौर सुनाता हूँ और रणबाकू शेरों की दहाड़ का शोर सुनाता हूँ। जय भवानी। तलवार भिड़ी वो दौर सुनाता हूँ और रणबाकू शेरों की दहाड़ का शोर सुनाता हूँ। जय क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर तेरा कर्म। आंखें खोलो अब दौर है अपनी जीत का शोर है। आंखें खोलो अब दौर है अब अपनी जीत का शोर है। सारे जहां की नजर इधर है। क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर तेरा कर्म। वक्त बदलता रात न बदले ये इतिहास का कहना है। देखिए सत्य बात है, बदलता वक्त है रक्त नहीं बदलता, और अपने रक्त को पानी मत होने देना। हाँ वक्त बदलता रक्त ना बदला आज का कहना है।
अरे ये रजपूता ये क्षत्रिय का कहना है। रक्त बदलता रक्त न बदला ये इतिहास का कहना है। अपने धर्म को सर पे रखता ये क्षत्रिय का कहना है। अब अलाउद्दीन की सेना से कानड़देव चौहान, बीरमदेव चौहान, जैता देवड़ा, जैती उलीचा, कंधाई, लूणकर्ण और अर्जुन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरमदेव चौहान अपना सिर काटकर मां आशापुरा को अर्पित कर देता है और उस सिर को अलाउद्दीन दिल्ली भिजवा देता है। और दिल्ली में जब फिरोजा उस सिर को अपने हाथों से उठाती है तो उसके साथ सती होने की जिद करने लगती है, लेकिन उसे सती नहीं होने दिया जाता। तो मित्रों, वह उसका अंतिम संस्कार कर यमुना नदी में कूद जाती है। इस प्रकार से इस रोचक प्रेम प्रसंग का अंत होता है और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी जालौर के किले पर अधिकार कर लेता है। जालौर के किले का नाम बदलकर जलालाबाद रख देता है और जालौर के किले में अपनी एक मस्जिद बनवाता है जिसे अलाउद्दीन के मस्जिद के नाम से जाना गया। दुर्ग के अंदर रह रही सभी महिलाएं जौहर कर लेती हैं और इस प्रकार से इस बहुत ही बड़े संग्राम का अंत होता है। तारीख फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन का जो कानड़देव पर आक्रमण था वो इसलिए नहीं था कि फिरोजा उससे बीरमदेव से शादी करना चाहती थी और बीरमदेव नहीं करना चाहता था। तारीख फरिश्ता में कहता है फरिश्ता कि ऐसा कोई विवरण है ही नहीं। मतलब वो कहता है कि अलाउद्दीन के दरबार में कानड़देव चौहान अलाउद्दीन को चुनौती देकर आया था कि अगर दम है तो जालौर को जीत के दिखाना, क्योंकि अलाउद्दीन एक बार तंज कसता है, कहता है भारत का ऐसा कोई राजा नहीं जो मेरे सामने ना झुका हो। तो कानड़देव चौहान उसे चुनौती देकर वापस आ जाता है। इसी विवरण में मुणोत नैणसी कहते हैं और उनकी कानड़देव प्रबंध में ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि फिरोजा का पुत्र वीरमदेव से प्रेम हो जाना था और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव चौहान पर आक्रमण करता है। और इसके अलावा डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, केवल इतना था कि चित्तौड़गढ़, रणथंभौर जैसे सुदृढ़ किले, सैनिक अड्डे अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लग चुके थे, लेकिन अभी पश्चिमी राजपूताना का एक क्षेत्र जालौर उसके पास नहीं था। तो केवल उसकी महत्वाकांक्षा ने जालौर पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी को प्रेरित किया। अलाउद्दीन खिलजी केवल इसलिए आक्रमण करता था क्योंकि वह सिकंदर सानी मतलब कि दूसरा सिकंदर बनना चाहता था और उसकी इस महत्वाकांक्षा का पता उसकी उपाधि सिकंदर सानी से भी लगता है कि वह कितना महत्वाकांक्षी था। उसने जहां भी आक्रमण किया केवल उसकी महत्वाकांक्षा रही और उसने समूचे भारत पर इस प्रकार से अपने छल कपटपूर्ण व्यवहार से अधिकार कर लिया था, जिसके लिए इतिहास उसे शापित मानेगा। अगली बार भी हम ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों। और ये था जालौर का जौहर। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना